मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रदेश की कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में दी जानकारी। पीजीआईएमएस रोहतक ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते की अग्रिम तैयारी। बच्चों के लिए बनाया 100 बेड की क्षमता वाला आईसीयू। पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अनुपालना की जा रही है सुनिश्चित। नियमों का पालन करने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और फतेहाबाद में दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान। प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्रों तक आवाजाही की दी गई सुविधा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें कोविड-19 के नियंत्रण के संदर्भ में हरियाणा प्रदेश की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रबंधों और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आगामी समय में भी कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर भी सतर्क रहने के लिए कहा है। जो भी हमने इंतजाम किए उसकी जानकारी दी और उन्होंने कुल मिलाकर आगे भी सावधान रहने के लिए ज़रूर कहा है कि इसका दौर जो तीसरी वेव का भी उसकी भी चर्चा है तो आ भी सकता है। उसमें हर प्रकार की तैयारी हमारी रहनी चाहिए और कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमी उसमें न रहे। उसमें मैंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ इस समय ब्लैक फंगस है, उसकी दवाई की कठिनाई है और वैक्सीनेशन का भी जो जितना हमको स्टॉक मिल रहा है वो काफ़ी कम पड़ रहा है। तो ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी मैं अमित शाह जी को भी दे दूं। वो जानकारी अलग मैं दे चुका हूं, फिर भी अमित शाह जी से आज मैं टेलीफोन से बात करके और ये सारी जानकारियाँ दे दूंगा कि हमें वैक्सीनेशन के लिए भी और स्टॉक चाहिए और जो दवाई उपलब्ध नहीं है इस समय ब्लैक फंगस की, उस दवाई के बारे में भी उनसे मैं बात करूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के स्टॉक के दृष्टिगत टीकाकरण अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में 12 करोड़ टीके और उपलब्ध होने जा रहे हैं, जो कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी को वितरित किए जाएंगे। ये जो इंजेक्शन आएंगे ज़्यादा केंद्र सरकार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। इस बार भी 12 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके आएंगे। जो 12 करोड़ आएंगे तो आखिर सबको बांट के दिए जाएंगे। किसी एक प्रदेश को देने लगेंगे तो फिर कुछ ही प्रदेश ले जाएंगे उसको, इसलिए सबको बांट के मिलेगी और सब जगह जो प्रायोरिटी के सेक्टर हैं जो तय किए गए उसी के अनुसार उनको लगाने की हिदायत दी गई है। और इसमें इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जोड़ा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेगी, कुछ कॉरपोरेट के लोग भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बार जिसको भी मिल रही है वो पैसे से मिल रही है। तो इसलिए जिसने जितनी खरीदनी होगी अपनी मात्रा से खरीदेंगे। जो भारत सरकार ने देनी है वो कोटे के हिसाब से सबको मिलेगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते पीजीआईएमएस रोहतक ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण के चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पीजीआईएमएस में बच्चों के लिए 100 बेड की क्षमता वाला आईसीयू स्थापित किया गया है। हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के वीसी डॉक्टर ओपी कालड़ा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीजीआईएमएस द्वारा बच्चों के लिए 100 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित किए जाएंगे और ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक उसमें ट्रायल नहीं किया गया है। तो उसके लिए हमने अभी एक मीटिंग की थी जिसके अंदर बच्चों के लिए पूरी तरह तैयारी करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है कि एक हमारा ये कोशिश रहेगी कि एक 100 बेड की बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाए। इसके अलावा हम 500 बेड और जो कोविड के पेशेंट्स जो बच्चे एडमिट होंगे उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं। जिन 500 बेड में से 400 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी और इसके अलावा 100 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू के भी रहेंगे। हमारी ये कोशिश है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हम यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएं, जिन पर काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा
111 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध हैं, ताकि जिन्हें लो डोज ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जहाँ पर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होती, वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन दे दी जाए। प्रदेश में 7 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। अब दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी और शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 से 6 बजे तक खुल सकेंगे। एक समय में सीमित संख्या के लोग ही शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तरह सजग है। करनाल के थाना प्रभारी ने बताया कि जो भी दुकानदार लॉकडाउन में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक हफ्ता लॉकडाउन बढ़ा दिया, लेकिन कुछ छूट दी है सरकार ने, और वो छूट बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे 9 से लेकर 3 बजे तक का टाइम कर दिया है, और ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। और आज मैं मार्केट में निकला भी था, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं और इवन का कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो कुछ से प्यार से और कुछ से सख्ती से बात करेगी और समझा दिया गया कि किसी ने लॉकडाउन का पालन सही नहीं किया तो FIR दर्ज करके 100%। सर आज मैंने कह दिया कि 1 नंबर शॉप आज खुलेगी, कल हम इंश्योर करेंगे कि वो 2 नंबर शॉप। दुकानदारों का कहना था कि शॉपिंग मॉल खोलने का सरकार का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते काफी कम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसको सभी को फॉलो करना चाहिए। हमारे कोई भी दुकानदार हो, जैसे गवर्नमेंट हुक्म करती है उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी के चक्कर में हमें सबको नुकसान है, इसका फ़ायदा नहीं है सबको। तो इसको जितना बचाव रखेंगे उतना हमारा फ़ायदा है। ये ठीक है कि मजबूरी सबकी है दुकानदारों की। ख्याल से टाइम ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि रश कम होगा। टाइम कम है तो कस्टमर एकदम टूट के आएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। जिसकी ज़रूरत है वो आके बाहर खड़ा ही होगा। तो मेरा मानना है कि टाइमिंग ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग कर दें, और शेड्यूल ये कर दें कि जैसे वीकली शॉप्स खुलती हैं तो हर रोज़ एक अलग अलग प्रोडक्ट की शॉप खुले। जी, दुकानें खुली हैं, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो सेकंड वेव आई है उसका प्रभाव इतना है कि मार्केट के अंदर सिर्फ आदमी अपने जो जीने के लायक चीज़ें सिर्फ उन्हीं को ही खरीद रहा है, और कहीं पे कोई ज़्यादा वो रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहा है। यानी कि कस्टमर नाम की कोई चीज़ है नहीं है मार्केट के अंदर जो होता था। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाएं जिससे जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले। जिला फतेहाबाद में आज से दिव्यांग लोगों का कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के कार्य में अग्रसर है, ताकि इस महामारी से पूर्ण रूप से बचाव किया जा सके। डॉक्टर साहब का और की जो दिव्यांग हैं ये भी हमारे अभिन्न अंग है हमारे समाज का, और आज इनको वैक्सीन लगाई। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हमारी रतिया की SDM साहब के नेतृत्व में पूरी डॉक्टरों की टीम बड़ा ही अच्छा इस कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम कर रही है। और हमारे रतिया में सिविल हॉस्पिटल या और भी जितना भी कोरोना में ये चला है, बड़ा सारी टीम जो हमारी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, SDM, नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रतिया की SDM ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो प्रत्येक दिव्यांगजनों के टीकाकरण में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि आज टीकाकरण से वंचित रहने वाले दिव्यांगजनों को 3 जून को वैक्सीन दी जाएगी। इनके लिए हमने व्हीकल्स की भी व्यवस्था की है। कोई भी दिव्यांग यदि कोई ऐसा चाहता है कि नहीं आ सकता तो उसके लिए व्हीकल्स का स्पेशल प्रबंध है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आज यदि कोई दिव्यांग रह जाता है तो उसके लिए परसों का दिन हमने फिक्स कर रखा है। तो परसों भी जो रह जाएंगे तो उनको हम ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ मेरी अभी माननीय विधायक जी से अभी चर्चा हुई थी कि क्यों न हम किन्नरों के लिए भी ये कैंप का आयोजन करें। तो हम चर्चा के दौरान यही निकल कर आया है कि हम एक स्पेशल कैंप अपने लेवल पर किन्नरों के लिए रतिया सब डिवीज़न में भी आयोजित करेंगे। वैक्सीन देने वाले लाभार्थियों ने कहा कि सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्र तक लाने के लिए विशेष वाहनों का भी प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। तो वैक्सीन लगाया, मेरे बहुत अच्छा लगा। सरकार ने विकलांगों के लिए भी सोचा, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सरकार द्वारा जो किया गया प्रोग्राम है ये बहुत बढ़िया है। मैं विकलांगों सभी को यही राय दूंगा कि आप ये वैक्सीन का जो इंजेक्शन है इसे ज़रूर लगवाइए।
कई लोगों के मन में इसके बारे में भ्रांतियां हैं, लेकिन उन सभी भ्रांतियों से आप ऊपर उठकर इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 54 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,55,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.09% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक 57,12,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 96.45% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 18,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,29,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 85588939911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। झज्जर जिला के गोरिया गांव की ओलंपियन व शूटर मनु भाकर का ओलंपिक खेलों के लिए चयन होने पर मुख्यमंत्री और खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश सरकार के विशेष कार्य अधिकारी गजेंद्र फोगाट ने मनु भाकर के गांव में पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ओलंपिक टिकट मिलने पर खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से अभ्यास के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल के आदेश पर हम मनु भाकर के गांव गुरई आए। उनके पिताजी हमारे साथ हैं और भाकर साहब ने मनु की आज शूटिंग रेंज दिखाई है, जहां से उसने बचपन से शुरुआत की और बताया कि पहले 8th नंबर पे मनु का निशाना लगा और उसके बाद कैसे वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज बनी और अब ओलंपिक में माननीय सीएम साहब ने कहा है कि 6 करोड़ रुपये मनु भाकर के लिए न्यारे दे रखे हैं। गोल्ड मेडल लिया बेटी। और माननीय सीएम साहब की तरफ से और माननीय खेल मंत्री जी की तरफ से एक लेटर भी मैं लेके आया हूं, जो मैंने माननीय भाई साहब को और उनकी माता जी को जो है ना वो भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का, जिन्होंने ये भेजा है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मनु जरूर हरियाणा और देश का नाम रोशन करेगी। और एक बार फिर जो हमें सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक AK सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये परिवर्तन हो रहा है। अरब सागर में होने वाले बदलावों के कारण भी बारिश, बिजली व आंधी चल रही है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और सिरसा, हिसार व भिवानी सहित कुछ अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश होने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 जून के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा और तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। बात को अनुभव कर रहे हैं कि जो गर्मी पड़नी चाहिए थी मई महीने में, वो बिल्कुल नहीं पड़ी है। और इस बदलाव का एक कारण है कि इस बार रेगुलर इंटरवल पर हर एक 4-5 दिनों पर कोई ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता था। आज जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लाइट टू मॉडरेट आपको रेनफॉल भी होगा पंजाब और हरियाणा दोनों जगह में। साउथ वेस्टर्न साइड के जिले जो हैं, जैसे कि सिरसा, हिसार, भिवानी, इसमें आपको मेजर प्रभाव होने की संभावना है। यहाँ पर अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रदेश की कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में दी जानकारी। PGIMS रोहतक ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते की अग्रिम तैयारी। बच्चों के लिए बनाया 100 बेड की क्षमता वाला ICU।
पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अनुपालना की जा रही है सुनिश्चित। नियमों का पालन करने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और फतेहाबाद में दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान। प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्रों तक आवाजाही की दी गई सुविधा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।